अभी तक इकोनॉमिक सर्वे के पूरे फैक्ट देख चुके हैं हम लोग। अब हम लोग जो मेन ऑफिशियल डेटा है पीआईबी का, इसमें हाईलाइट दी हुई है, समरी दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट फिर से देखेंगे। इससे मेंस में आपको काफ़ी सारे कीवर्ड मिल जाएंगे। मेंस के लिए प्री के लिए जो ऑलमोस्ट जितने फैक्ट्स मैंने ऊपर बता दिए उनका रिवीजन टाइप का हो जाएगा। पूरा वीडियो देखने से ये है कि पूरा आपको इकोनॉमिक सर्वे का एक आइडिया लग जाएगा कि क्या बताने की कोशिश करी है, क्या चल रहा है इकोनॉमी में भारत की, क्या होने वाला है, सारी चीज़ें। पहला पेज ये जो है इसमें यही है, सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड। ये मैंने आपको बता दिया, यही तो थीम थी। शॉर्ट टर्म पेन लिया था लॉन्ग टर्म गेन के लिए, और इंडिया ने इस प्रिंसिपल पे काम किया कि भैया ज़िंदगी बचा लो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। जीडीपी तो रिकवर हो ही सकती है, इसीलिए अर्ली इंटेंस लॉकडाउन यहाँ लगाया गया था। जैसे ही यहाँ पे हम महामारी चालू हुई वैसे ही लगा दिया। देखिए यही सब लिखा हुआ है, लोगों की ज़िंदगी वापस नहीं लाई जा सकती है, जीडीपी तो रिकवरी हो सकती है। ठीक है, एक यहाँ पे टर्म लिया है सर्वे ने कि जो हमने स्ट्रेटजी अपनाई थी कोविड के टाइम पे, वो एक हैंसन और सर्जेंट 2001 की पॉलिसी जो है, उनकी नोबेल प्राइज़ वो लोग जीत चुके हैं, उनसे प्रभावित है हमारी स्ट्रेटजी। उनकी क्या था भैया कि लॉस मिनिमाइज कर दो। अगर वर्स्ट केस सिनेरियो हो रहा है, मतलब जब अनसर्टेनिटी हाई है, तो आप लॉस को मिनिमाइज करो। ठीक है, ये वाली चीज़ें हैं कि हैंसन एंड सार्जेंट की नोबेल प्राइज से सम्मानित सोच से यह रणनीति प्रेरित थी कि अत्यधिक अनिश्चितता की स्थिति में कम से कम नुकसान होना चाहिए। लॉस कौन सा यहाँ पे बात हो रही है, ह्यूमन रिसोर्स, मतलब कम से कम हो, क्योंकि जीडीपी और ये सब चीज़ें जो है, अब वहाँ पे जब कोविड में अगर आप देखें तो कितनी अनसर्टेनिटी थी, कोई पता नहीं था कि ये कब होगा ठीक, कब आएगी दवाई, कब जो है इसका इलाज आएगा, कब ये दुनिया से हटेगा, कुछ नहीं पता था। तो यहाँ पे फोकस क्या किया गया, इंटेंस लॉकडाउन लगा दिया गया। और भारत ऐसा कंट्री था जिसने काफ़ी मतलब स्ट्रिक्ट तरीके से लॉकडाउन को फॉलो भी किया है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, तो इनका नाम याद रख लीजिएगा, हैंसन एंड सार्जेंट 2001। अच्छा ये बताइए, इन्होंने नोबेल प्राइज़ अगर देखा जाए तो किस फील्ड में जीता था एग्जैक्टली, आप बताइए, कोई लिख के बता सकता है? फिर इसके बाद देखिए इंडिया की स्ट्रेटजी क्या थी कि भैया जल्दी से जल्दी यहाँ पे ये कम कर दिया जाए कोविड के केसेस को। और इंडिया में पीक कब आया था, सितंबर 2020 में। ये मैं आपको पहले ही फैक्ट में लिख के बता दिया था। वी शेप्ड रिकवरी है, धीरे धीरे जो है केस डिक्लाइन होने लगे। ये वाला Q1 में Q2 में मैंने आपको पहले ही रटा दिया है। Q1 में जीडीपी कितनी थी हमारी, 23.9% से गिरी थी। Q2 में ये कितनी थी, 7.5% से गिरी थी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। कितनी बार अभी तक कॉन्ट्रैक्शन हुआ है वो भी मैं बता चुका हूँ आपको, 4 बार। ठीक है, सारा फैक्ट आपने देख लिया होगा अब तक। इंडिया बोल रहे हैं कि ऐसा कंट्री था जिसने इस वाली कोविड की जो डिजास्टर था उसको अपॉर्चुनिटी में बदला, और कई सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लिए इसी टाइम पे। ठीक है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन यहाँ पे जो 2019 से चालू हुई थी उस पर थोड़ा बल दिया गया, और उससे इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा फोकस किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोडक्ट को यहाँ पे, मतलब जो प्रोजेक्ट हैं उनको यहाँ पे करने की कोशिश करी गई है। ठीक, यहाँ पे हमने सेकंड वेव ऑफ इन्फेक्शन अवॉइड कर दी थी। ये सब ग्राफ आप में देख चुके हैं आप लोग। इंडिया में सेकंड वेव नहीं आई है, ये ध्यान रखिएगा, ओवरऑल इंडिया में। ठीक है, फिर ये कुछ फैक्ट हैं आपके लिए लाया हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं। देखिए एनआईपी यानी कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्लान था, इसके बारे में आप देख लीजिए थोड़ा। ये मैंने पहले फैक्ट तो आपको पहले ही बता दिया है। एनआईपी कब ये अनाउंस किया गया था, मोदी जी ने 2019 की स्पीच में किया था इसको अनाउंस। इसका ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जरूर जाएगा, आप देख लीजिएगा चाहे ना कहीं। 2020 से लेकर 25 तक होंगे इसके प्रोजेक्ट। एक टास्क फोर्स बनाया गया था अतानु चक्रवर्ती मतलब ये चेयरमैनशिप में, वो इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी हैं। उसी ने रिपोर्ट फाइनलाइज की और फाइनली रिलीज़ करी थी निर्मला सीतारमण ने 29 अप्रैल 2020 को। सारे टाइप के प्रोजेक्ट यहाँ पे कंसीडर किए जाएंगे, ग्रीन फील्ड हो चाहे ब्राउन फील्ड हो, और उनकी बस कीमत क्या होनी चाहिए, 100 करोड़ रुपए अगर पर प्रोजेक्ट से ज़्यादा है तो वो इसमें कैप्चर कर लिया जाएगा। पूरा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे है। देखिए ये जो एनआईपी है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर में, ये ऑफिशियल साइट से लाया हूँ मैं, इन्वेस्ट इंडिया करके एक साइट है। 34 सब सेक्टर में ये लोग सर्व कर रहे हैं। 7,670 प्रोजेक्ट हैं। अगर आप देखें बजट में भी 7,400 की बात हुई है। अभी एग्जैक्टली आज ही मैंने बनाया तो मैंने देख लिया लेटेस्ट डेटा, 1900 बिलियन डॉलर के टोटल जो है प्रोजेक्ट कॉस्ट हो चुकी है। 1766 प्रोजेक्ट हैं अंडर डेवलपमेंट हो चुके हैं। सिंपल बात क्या है कि भारत को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे प्रोवाइड करना जो भारत के नागरिक हैं, और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाना। ठीक है,
और ये क्या करेगा, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन करेगा, इन्वेस्टमेंट लाएगा, कुल मिला के मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करेगा। मोदी सरकार का ये बोलना है कि सबसे ज़्यादा उनका जो फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही रहेगा। ठीक, ये देखिए मैंने कुछ मेंस के पॉइंट आपके लिए अरेंज किए हैं यहाँ पे, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। ये वाली चीज़ें अब थोड़ी समझने वाली हैं, एक्चुअली यहाँ से कीवर्ड मिलते हैं कई सारे, आप ऐसे वैसे में भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कोविड में ऐसे आ जाए तो आप ये सब बता सकते हैं कि भैया जो कोविड की स्ट्रेटजी थी इंडिया की, वो महाभारत से प्रेरित थी। ठीक है, और हमने जो स्पेनिश फ्लू हुआ था 1918 में, उससे भी सबक लेके कि जो उन लोगों ने किया था वो सब हम लोगों ने पहले सीख लेके अपनी स्ट्रेटजी में यहाँ पे कर लिया। और तीसरा पॉइंट क्या है, हैंसन एंड सार्जेंट, ये जो नोबेल प्राइज़ की जिन्होंने ये विनिंग रिसर्च थी, उन तीनों को हमने अपनी स्ट्रेटजी में जगह दी। महाभारत में क्या है कि भैया सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक लाइफ की रक्षा करना, जो लाइफ खतरे में है उस वही जो है मेन ओरिजिन है धर्मा का। समझ रहे बात, इसीलिए लाइफ को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। जिंदगी बचा लो, जान है तो जहान है, ये वाली चीज़। ये हिंदी में भी लिखा है, कुकू नहीं, ये देखिए लिखा है सब कुछ। जीडीपी ग्रोथ तो वापस आ जाएगी, ठीक है, लेकिन लोगों की ज़िंदगी वापस नहीं आ पाएगी। स्पेनिश फ्लू ने बोला था कि स्पेनिश फ्लू से, मतलब बोला नहीं था, सॉरी माफ़ करिएगा, स्पेनिश फ्लू से ये सीख सीख मिली थी कि अगर आप जैसे ही कोई ऐसी महामारी हो उस पर तुरंत बहुत जल्दी से जो है इंटेंस लॉकडाउन लगा दो, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से, जैसे इंडिया में फॉलो किया गया था कि परिंदा तक जो है पैर में जो है रोड में पैर नहीं मार पा रहा था। कई सारे जो है वीडियो भी वायरल हुए थे, वो सारी चीज़ें आपने देखे होंगे, मजाक वाले कई सारे वीडियो कि जरा सा आप बाहर निकले और आपके डंडा पड़ा तुरंत। वो तो वो ये यहाँ पे बता, यही स्पेनिश फ्लू ये सिखाता है। अब तो कोरोना भी सिखाएगा, जब आगे कभी महामारी आएगी, भगवान ना करे कभी आए, तो वहाँ पे ये बोला जाएगा कि कोविड ने सिखाया था। ठीक, कि भैया तुरंत यहाँ पे लॉकडाउन लगा दो ताकि जिंदगियां बचाई जा सकें, जीडीपी तो कवर हो जाएगी। और स्ट्रेटजी किससे मोटिवेटेड थी, नोबेल प्राइज विनिंग रिसर्च हैंसन एंड सार्जेंट 2001 में। ठीक है, जो कि क्या कहता है कि भैया लॉस को मिनिमाइज करो। अगर वर्स्ट के सिनारियो है, अनसर्टेनिटी हाई है, पता नहीं चल रहा है कुछ क्या होगा, कब पिल जाए कोई, कुछ नहीं पता चल रहा था, तो इसीलिए सबसे पहला फोकस होना चाहिए जान बचाओ। यही सारी चीज़ें देखिए हिंदी में भी लिखी हुई हैं। भारत की नीतियों एवं प्रतिक्रियाओं को महामारी विज्ञान पर व्यापक शोध करके प्राप्त किया गया है। और 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था, देखिए ये जीके का फैक्ट है, मान लीजिए एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जो 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था, वहाँ से हमने सीखा है कि भैया जितनी जल्दी, क्योंकि घनी आबादी में बहुत तेज़ी से फैल जाती है, इसीलिए इसकी शुरुआत में ही आप लॉकडाउन लगा दीजिए। मतलब ये बाकी देशों के लिए सबक था। और हमारी जो स्ट्रेटजी है 4 स्तंभों पर आधारित थी। ठीक है, ये सब भी हमने देखा, अभी आगे देख रहे हैं। 4 स्तंभ क्या क्या थे वो भी देख लीजिए आप। 4 स्तंभों पर आधारित थी, नियंत्रणात्मक, राजकोषीय, वित्तीय, दीर्घकालिक। ठीक है, ये 4 आपके संरचनात्मक सुधारों की अनूठी 4 स्तंभ पर। अब देखिए ये क्या है, ये आपको कीवर्ड मिल गए हैं, समझ रहे हैं, ये कीवर्ड हैं सारे। अब उस टाइम एकदम से लॉकडाउन लगा दिया गया तो इकोनॉमी गिरने लगी, तो इसीलिए भैया लिक्विडिटी के लिए सरकार ने काफ़ी सारे यहाँ प्रयास किए, वही सारी चीज़ यहाँ पे बताया गया है। डिमांड और सप्लाई जो है बनी रहे, उसके लिए बहुत सारा प्रयास किया गया और ऐसी मौद्रिक नीति बनाई गई ताकि जो भी अस्थायी ये देनदार हैं, जिसमें भी मतलब अच्छा खासा जो है लिक्विडिटी मेंटेन रहे, ये सिंपल तत्काल राहत दी गई उस टाइम पे। और ये सब इकोनॉमिक्स में बताया गया कि ये जो राहत दी गई है इसको ये नहीं कि हमेशा के लिए कर देंगे, कई सारी और चीज़ें यहाँ पे जो है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करे गए। एक जो है पीएलआई स्कीम 1.46 लाख करोड़ की, मैंने बताया आपसे स्टार्टिंग में ही, देखिए पीएलआई स्कीम 10 सेक्टर और 1.46 लाख करोड़, ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, ये आपको याद जरूर रखिएगा, अभी और एक आध बार और आएगी ये भी, है ताकि जो है ये ग्लोबल चेन, जो सप्लाई चेन है, उसका भारत पार्ट बन जाए और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे रोजगार हो जाए। क्योंकि अब कोविड ने इतनी बुरी तरह से इकोनॉमी की हालत कर रखी है, तो अब उसके लिए सरकार को प्रयास करने पड़ेंगे। देखिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के फैक्ट रट लो, 2019 में भैया बताया गया इसके बारे में, 2020 से 25 तक ड्यूरेशन रहेगी। टास्क फोर्स हेड की किसने, अतानु चक्रवर्ती ने। फाइनल रिपोर्ट निर्मला सीतारमन जी ने 29 अप्रैल को दी, और सभी 100 करोड़ के प्रोजेक्ट जो हैं वो अलाउड होंगे। ठीक, यही चीज़ है। फिर देखिए यहाँ पे फिर से है कि भैया कोविड जो है पूरी ग्लोबल थी, और इसमें इसमें बताया कि भैया एक जो ग्लोबल इकोनॉमिक डाउन टर्न था, पूरा ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन था जो,
अब ये कब हुआ था ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए स्पेनिश फ्लू हुआ था 1918 में, और ग्लोबल जो इकोनॉमिक डाउनटर्न जिसको बोलते हैं 1929 से लेकर 39 तक हुआ था। भैया ये फैक्ट रख लेना, मैंने अलग से लिखे हैं ये कह रहे हैं कि कोविड इससे भी भयंकर थी। ठीक है, पूरी दुनिया की जो है ग्लोबल इकोनॉमी यहाँ पे ठप्प पड़ गई थी, ये वाली बात कर रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है भैया ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट भी 3.5% जो है गिरेगा, यानी कि सबका कटेगा। ठीक, वो जो मिर्जापुर वाला डायलॉग नहीं कि हम भी पहले गए थे तुम भी पहले जाओगे, तो यहाँ सब पहले जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंडिया ने देखिए 4 पिलर की स्ट्रेटजी करी, जो अभी मैंने बताया आपको हिंदी में, वो शुद्ध हिंदी थी। तो यहाँ पे कंटेनमेंट, फिस्कल, फाइनेंशियल और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म यहाँ पे लाए हैं। यानी कि क्या क्या यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो अभी मैंने बात करी थी 4 स्तंभों वाली रणनीति। तो क्या इस रणनीति है? कंटेनमेंट मतलब हो गया नियंत्रणात्मक, ठीक है। फिस्कल मतलब हो गया राजकोषीय, फाइनेंशियल मतलब हो गया वित्तीय, और स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म रिफॉर्म यानी कि दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधार। बड़ी जो है कठिन हिंदी होती है इसकी, खैर ये मैंने बता दिया आपको, देख लीजिएगा सारी चीज़ें मैं गाइड कर सकता हूँ आपको, एक बार ये पढ़िएगा जरूर। आप जो है इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं, बाकी जो इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें हैं जो समझाने वाली वो मैं समझा दे रहा हूँ। एक ऐसी फेवरेबल मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पे बनाई गई जिससे लिक्विडिटी मेंटेन रहे और इमीडिएट रिलीफ जो है मिलती रहे डेप्टर को। ये नहीं कि इसी टाइम जब इतनी महामारी चल रही तो जिन लोगों ने लोन लिया है आप उनको भी जो है डंडा कर दो कि नहीं नहीं हमारा जो है वापस करो हमारा, और EMI चुकाओ, ये सब। तो ये मतलब थोड़ा बहुत इन लोगों को, जिन लोगों ने लोन लिया है डेप्टर्स जो हैं, उनको भी यहाँ पे थोड़ा रिलीफ दिया गया। इंडिया की GDP 2000, ये देखिए FY21 का मतलब होता है 2020 से 21 तक। ये तो अभी तक आप रट ही चुके होंगे, -7.7 रहेगी, और अगली बार हम 11% रहेंगे। इसका खेल क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ। कह रहे हैं इंडिया की रियल GDP 11% ग्रोथ करेगी, और ये 2021-22 में वो नॉमिनल करेगी 15.4, हाईएस्ट सिंस इंडिपेंडेंस। ये मैंने आपको बताया कि इसका क्या मेन चक्कर है, समझ रहे हैं ना, बेस घट गया है क्योंकि यहाँ पे बेस ईयर। अब देखिए ये कोविड में सारा सेक्टर जो है मारे जा रहे थे, और इम्पोर्ट हम नहीं कर पा रहे थे, पूरी इकोनॉमी ठप हो गई थी, इसीलिए गवर्नमेंट ने कंजम्पशन बढ़ाया, यानी कि अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया, नेट एक्सपोर्ट को ज़्यादा प्रमोट करने की यहाँ पे कोशिश करी है। मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, ठीक है। क्योंकि GDP क्या है? GDP होता है प्राइवेट कंजम्पशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मेनली। एक और कंपोनेंट होता है X-G, पता नहीं क्या लिखा रहता है उसमें, अब वो भी आप वो पूरा सब बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। NCERT के जब 12 क्लास का मैक्रो बनाऊंगा वो उसमें बता दूंगा सब। अभी इतना समझिए, मेन 3 मेजर कंपोनेंट ये हैं। जब प्राइवेट कंजम्पशन हो नहीं रहा है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है, तो गवर्नमेंट कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, एक्सपोर्ट पे यहाँ पे, एक्सपोर्ट एक कुशन की तरह है। कुशन का मतलब समझते हैं, अगर आप गिरते हैं कहीं तो कुशन आपको बचा लेता है, समझ रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए एक मंजिल से आप अगर किसी ने आपका मूड आया एकदम से आपने छलांग लगाई, नीचे गद्दा रख दो तो आप बच जाएंगे, थोड़ा उछलोगे उसी में, समझ रहे हैं। अगर आप गद्दा हटा दोगे तो आप ऐसे गिरोगे और जो है फट से जो है सर फूट जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, एक्सपोर्ट और गवर्नमेंट का कंजम्पशन, ये आपका कुशन की तरह, गद्दे की तरह काम किया इसने, आपका थोड़ी बचा लिया, गिरी तो लेकिन थोड़ा बचा लिया इसने। रिकवरी आई सेकंड हाफ में, और वो जो है धीरे धीरे और बढ़ती जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं कि गिरा नहीं, एक्सपोर्ट गिरा तो है ही, 5.8% गिरा है, और इंपोर्ट 11.3% गिरा है, लेकिन फिर भी हम लोगों का करंट अकाउंट जो सरप्लस रहेगा एटलीस्ट 2% रहेगा। 17 सालों बाद 2% का हम लोग करंट अकाउंट सरप्लस देखेंगे। GVA की मैंने आपको पहले बता दी, GVA और GDP दोनों अलग अलग हैं। GDP कितनी थी? -7.7, GVA कितनी रही? -7.2। ठीक, और ये वाला मैंने, ये वाला डेटा पूरा आपको पहले बता दिया था। GVA 2020 यानी कि 2019-20 में ये कितना रहा है? 3.9। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये वाला 3.9 रहा है ये सब, इसीलिए मैंने डेटा पहले ही लिख दिया था। एग्रीकल्चर सिर्फ बचा लिया, एग्रीकल्चर का भौकाल रहा, 3.4% का ग्रोथ किया। इंडस्ट्री 9.6% से गिरी, 8.8% से सर्विसेज गिर गई, सब घुस गया, बस एग्रीकल्चर बचा रहा, क्योंकि आदमी खाएगा तो है ही, समझ रहे बात आप। एग्रीकल्चर रिमेन द सिल्वर लाइनिंग, तो इसीलिए एग्रीकल्चर यहाँ पे ठीक ठाक जो है परफॉर्म किया, जिसकी वजह से थोड़ा बचे रहे। यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि भैया कोविड-19 में
जो भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान को कम करने में कृषि ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। और जिसकी वित्तीय वर्ष 2021 यानी कि 2020-21 में ग्रोथ कितनी होगी, 3.4%। ये देखिए मैंने इसीलिए लास्ट में लिख दी है। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। नवंबर 2020 में टोटल एफडीआई $9.8 बिलियन आए, जो कि किसी मंथ में हाईएस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे उभरते हुए बाजारों में भारत एकमात्र ऐसा देश था जिसने 2020 में इक्विटी के रूप में एफआईआई भी यहाँ पे मिले हैं। सेंसेक्स निफ्टी तो एकदम अलग ही खेल रहा है। सेंसेक्स निफ्टी पता नहीं क्यों खेल रहा है। देखिए इसमें एक बात तो यार ध्यान रखिए, जब पूरी दुनिया में रिसेशन चल रहा है, भारत में भी जो है रिसेशन चल रहा है, लेकिन देखें आप तो सेंसेक्स और निफ्टी ये अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि लोगों को विश्वास बहुत है मार्केट में, भारत की मार्केट में विश्वास बहुत है, ठीक है। और लोगों को ये विश्वास है इन्वेस्टर को कि भैया ये सब उबर जाएंगे। तो सेंसेक्स और जो निफ्टी होता है सब सेंटिमेंट्स का गेम है, लेकिन इसमें यह भी रिस्क भी बहुत है। अगर किसी दिन बाजार गिरा तो बहुत बुरी तरह गिरेगा, ये समझ रहे हैं बात अब। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये सर्वे ने भी बोला है कि सेंसेक्स और निफ्टी एक्चुअली औकात से ज़्यादा बढ़ गया है, समझ रहे हैं ये सारी चीज़ें। अब भैया रटने वाली देखिए सीपीआई, महंगाई भी थोड़ा कम हो गई थी, निवेश में भी 0.8% की मामूली कमी आई है, और पहली छमाही में 29% की गिरावट हुई है। रटना ये है, ये मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ। इसीलिए एग्रीकल्चर में फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में कितना ग्रोथ होगा, 3.4% प्लस में। इंडस्ट्री में कितना ग्रोथ होगा, माइनस में 9.6%, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो गई। सर्विसेज में कितना ग्रोथ होगा, -8.8%, यानी कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। इसको रट लेना, चबा लेना, बिल्कुल अपने रगों में उतार लेना, ठीक। फिर कह रहे हैं कि भैया जो है ये किसी तरह राज्यों के अंदर और दो राज्यों के बीच जो आवागमन हुआ, जीएसटी बढ़ गया, जीएसटी कलेक्शन बढ़ गया। और जीएसटी कलेक्शन अभी तक का हाईएस्ट कब हुआ है ये भी ध्यान रखना है, जनवरी 2021 में कितना हुआ है, 1.2 लाख करोड़। ये आपको डेटा पूछा जा सकता है, भैया पूछ लेते हैं। किसी को लग रही हो हंसी तो हंसते रहो, जब एग्जाम में आएगा तो ऐसे ढफली बजाना, ठीक। ये करंट अकाउंट सरप्लस पहली छमाही में कितना हुआ, 3.1% का। टोटल ईयर में कितना हो जाएगा, 2% तो रहेगा एटलीस्ट। और सर्विस एक्सपोर्ट हमने करा है काफ़ी कुछ, ये सब बताया। इसमें बताया स्ट्रांग सर्विस सपोर्ट रहा है, और लेकिन थोड़ा वीक डिमांड रही है, और जिसकी वजह से इंपोर्ट यहाँ पे कम हुआ है, ये वाली बात तो सत्य है। मर्चेंडाइज जो इंपोर्ट है वो 39 मतलब 40% ये घटा। और अगर आप देखेंगे तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है ये 21.2% घटा है। ये सब ओवरऑल मैंने बता रहा हूँ आपको, वो कितना ये ध्यान रखना है कि भैया कितना एक्सपोर्ट गिरेगा, पूरे साल का गिरेगा। ये ऐसा उम्मीद है कि 2020-21 में एक्सपोर्ट कितना गिरने की संभावना है, 5.8% गिरने की संभावना है, और इंपोर्ट 11.3% गिरने की संभावना है। ये रट लेना, ठीक है, लिख लेना। ये जो नोट्स वोट्स बना रहे हो, जो लोग जिन लोग को यूट्यूब पे वीडियो देना है वो भी अपना लिख सकते हैं, कोई यहाँ पे समस्या नहीं है। फॉरेक्स रिजर्व ऐसा हो गया है कि 18 महीने तक का हम अपना यहाँ पे जो है सब खरीद सकते हैं, जो हमको इम्पोर्ट करना होता है। क्रूड ऑयल मेनली होता है। एक्सटर्नल डेट एज रेशियो ये 21.6% हो गया है, इसको रट लेना, ये पूछ सकते हैं, ठीक। और बाकी वी शेप्ड इकोनॉमी होगी, इंडिया ने बहुत जल्दी से 10 लाख वैक्सीन बना दी, ये सारी चीज़ें हैं, और बाकी सारी चीज़ें हैं। बता रहे हैं कि इंडिया की जो मेच्योर पॉलिसी रिस्पॉन्स था उससे पूरी दुनिया को सीख मिलेगी कि जो ऐसी महामारियां होती हैं उनसे कैसे आप जो है बच सकते हैं, कैसे अपनी पॉलिसी बना सकते हैं, ये सारी चीज़। ये यहाँ पे पूरा इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है, देखिए मैं आपको सिर्फ सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, ठीक है। फालतू कुकू करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पढ़िए। इसका मतलब ये है कि ग्रोथ लीड्स टू सस्टेनेबिलिटी, ये लेकिन ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो सही है, हमेशा नहीं होता है। मान लीजिए एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि मान लीजिए आपने 100 रुपये का लोन लिया, आठ ये एक्चुअली जो सुब्रमण्यम वो हैं सीईए हैं हमारे, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, उन्होंने अपने उनकी अगर आपने स्पीच सुनी हो तो उन्होंने बताया है सब कुछ। ये 100 रुपये का ग्रोथ लिया आपने, 100 रुपये का लोन ले लिया, 8% आपको मान लीजिए उसमें इंटरेस्ट देना पड़ा, ठीक। लेकिन आपने ग्रोथ कर ली 12%, और ये इंडिया की टर्म में सही भी है। देखिए अभी आप बता रहे हैं कि अगले साल 11% की ग्रोथ होगी, ठीक है। तो हमने इस 100 रुपये को कन्वर्ट कर दिया 112 रुपये में। अब 8% मान लीजिए देना भी पड़े तब भी हमारा 2-4% का तो फायदा रहेगा, ये वाली चीज़ है। लेकिन ये हर जगह नहीं होती। मान लीजिए आपने ग्रोथ अगर लोन लिया 100 रुपये का और ग्रोथ आपकी हो गई 2% सिर्फ, ठीक है, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 6%, तब तो दिक्कत हो जाएगी,
फिर तो घाटा हो जाएगा यहाँ पे, फिर तो डेट सस्टेनेबल नहीं रहेगा, यानी कि कर्ज जो है स्थायित्व को विकास से बढ़ावा तब नहीं मिल पाएगा। क्या विकास से कर्ज स्थायित्व को बढ़ावा मिलता है? हाँ, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, कर्ज स्थायित्व से विकास को मजबूती नहीं मिलती है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि, देखिए अगर आपका ग्रोथ होता रहेगा ना, तब तो डेट सस्टेनेबल रहेगा, लेकिन ये नहीं कि डेट सस्टेनेबल है तो ग्रोथ होता रहे। समझ रहे बात? ये यहाँ पे को बताने की कोशिश की, ओवरऑल मत मोटा मोटा बता दिया, ये है मतलब इंडिया में इंटरेस्ट रेट जो है लेस होता है ग्रोथ रेट से, और ये ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि ये नॉर्म से है ये, और निगेटिव आईजीआरडी होता है इसमें इसलिए है क्योंकि लोअर इंटरेस्ट रेट मतलब सॉरी लोअर इंटरेस्ट रेट तो नहीं होते हैं, लेकिन ग्रोथ हमारी बहुत हाई है। पूरी बात का मतलब मैंने सिंपल भाषा में बता दिया है, ठीक है। और इसीलिए इन्होंने बताया है कि भैया जो काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी हमको यूज़ करनी चाहिए। मैंने आपको क्या बताया था, इसीलिए कि काउंटर साइक्लिक का मतलब होता है कि जब इकोनॉमी कमज़ोर हो तो टैक्स कम कर लो, खर्चा ज़्यादा कर दो, ठीक। और जब इकोनॉमी बढ़ने लगे तो टैक्स ज़्यादा कर दो, खर्चा कम कर दो। सिंपल बात ये है, यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप एक बार पढ़ सकते हैं इसको। बाकी जिनको पीडीएफ मिलेगी वो आप अपना पढ़ सकते हैं। अगर आप देखिए, कुछ लोग को समस्या होती है कि हमारी पीडीएफ, एक आध पीडीएफ चाहते हैं वो, लेकिन हमारा रूल ये है कि हम अगर देंगे तो पेड ग्रुप में सारी पीडीएफ देंगे, वरना कोई पीडीएफ नहीं देंगे। तो आप लोग यार स्क्रीनशॉट ले लिया करो ना, जो आपको यहाँ पे चाहिए हो। मान लो अगर आपको ये चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लो, क्या दिक्कत है। सारी चीज़ें मैं खुद ही बता देता हूँ यार, सब फ्री देता हूँ। इसी की पिक काट काट के मैं जो है टेलीग्राम में देता रहता हूँ, फिर भी जो है लोग गरियाते तो रहते ही हैं। खैर, ये जो है इंडिया की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग हमसे जो है वो बहुत कमज़ोर है, हमसे चीटिंग करते हैं ये लोग। चीटिंग करने वालों, हमसे रेटिंग देने वालों, हमसे चीटिंग ना करो। ये सब हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं सारा। हमने आपको बताया था कि इंडिया चाइना के साथ सिर्फ ऐसा है, सारे पैरामीटर पे हम लोग खरे उतरते हैं। कर चुकाने में चूक की संभावना के आधार पर जनरली मतलब क्रेडिट रेटिंग इसलिए दी जाती है कि मान लीजिए आपको लोन दिया तो क्या आप चुका पाओगे कि नहीं, उस हिसाब से रेटिंग होती है। समझ रहे हैं? मतलब एक तरह से औकात बताते हैं। समझ रहे बात आपकी? नहीं, आपने देखा होगा आजकल क्रेडिट स्कोर नहीं चलता है। अगर आप बैंक से लोन लेते हो या फिर कोई क्रेडिट कार्ड से लोन लेते हो, तो अगर आप तुरंत जो है टाइम से चुकाते रहोगे तो आपका फाइनेंशियल जो है क्रेडिट स्कोर कार्ड बढ़िया रहता है। ये वही उसी टाइप का है कुछ। तो हमने आज तक किसी लोन को कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया, मतलब कि कोई भैया लोन मारा नहीं किसी का, कोई ऐसा जो है हम लोगों ने कुछ ऐसा कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया है, कोई किस्त नहीं रोकी है। फिर भी सारा हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व है, सारे जितने भी इन लोग के पैरामीटर होते हैं वो सारे पे हम लोग खरे उतरते हैं। लेकिन फिर भी ये लोग पता नहीं क्यों फालतू में जो चूचू चूचू करते रहते हैं। बाकी सब अगर आएगा, वेस्टर्न कोई जो है कंट्री होगी, फिफ्थ नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी, उनके हमारी तरह सारे जो है इकोनॉमिक फैक्टर अगर में स्ट्रांग होंगे, उनसे तुरंत लबरियाने चले जाएंगे, उनको ए प्लस दे देंगे। समझ रहे हैं? और हमको देते हैं बी माइनस और BAA3। तो ये इन लोगों को बताया गया कि यार क्यों पक्षपात करते हो। ये सिंपल बात ये है। इनइक्वलिटी ग्रोथ, देखिए सिंपल बात ये बताया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ अगर होगा तो पॉवर्टी तो घटेगी, ठीक है। इनइक्वालिटी का ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे बताई गई, क्योंकि अगर यहाँ पे ग्रोथ करेगा इंडिया तो एटलीस्ट पॉवर्टी से जब लोग निकलेंगे तो धीरे धीरे इनइक्वालिटी, मतलब इनइक्वालिटी का ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि अगर आप ग्रोथ करते जाओगे तो पॉवर्टी तो यहाँ पे घट सकती है। इसीलिए ग्रोथ पे आप ज़्यादा फोकस करिए, ये यहाँ पे बताने की बात हुई है। और हेल्थ स्टेज को सेंटर स्टेज मिला है भैया। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा यहाँ पे प्रमोट करना चाहिए। नेशनल हेल्थ मिशन ने काफ़ी क्रिटिकल रोल प्ले किया है। कह रहे हैं कि आयुष्मान भारत के साथ साथ नेशनल हेल्थ मिशन भी आप फोकस करिए, इस पे भी फोकस रखना चाहिए। और जो हेल्थ की इस समय एक्सपेंडिचर क्या है, 1 से लेके 1.5% ऑफ GDP है, मतलब कुल मिला के इसको आपको करना पड़ेगा लगभग 2.5 से 3%, ठीक है। ये 1 लिखा हुआ है, कहीं 1.2 लिखा हुआ है, इस तरह से है ये हेल्थ का। और अगर आपको मतलब टारगेट क्या है, 2.5 से 3% कर दोगे आप, तो जो आउट ऑफ एक्सपेंडिचर होता है पब्लिक का, वो 65% से 35% हो जाएगा। ये है। एक हेल्थ के लिए रेगुलेटर बनाने की बात कर रहे हैं। अब देखिए बजट में मैंने सब बताया है, जितनी कुछ सर्विसेज हैं हेल्थ वाली, उन सब के लिए एक बिल लाया जाएगा कि नहीं। बजट, इसीलिए बजट और को देखना जरूरी है इस वीडियो के साथ। और एक नर्सिंग के लिए अलग से बिल लाएगा जाएगा, ये सब बजट में इंश्योरेंस किया है, ठीक है। तो कुछ कुछ यहाँ पे जो आपके इकोनॉमिक सर्वे हैं इसके रिकमेंडेशन माने हैं, वो बजट में लाए भी हैं। ये कह रहे हैं टेली मेडिसिन पे आप यहाँ पे फोकस करिए, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन आप दीजिए लोगों को ताकि इंश्योरेंस भी हो सके।
और यहाँ पे मतलब सही सूचना की उपलब्धता होनी चाहिए ताकि बीमा प्रीमियम में कमी भी आ सके। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हेल्थ के लिए किया है। प्रोसेस रिफॉर्म बहुत ज़्यादा जरूरी है। इंडिया ओवर रेगुलेट द इकोनॉमी रिजल्टिंग इन रेगुलेशन बीइंग इनफेक्टिव। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे ज़्यादा कुकू करते हैं। जो हमारी सरकार है सारी चीज़ों में लोग कंप्लायंस में बढ़िया हैं, लेकिन देखिए रिलेटिवली गुड कंप्लायंस विद द प्रोसेस। मतलब जो प्रोसेस बनाई जाती है उसमें कंप्लायंस रेट ठीक है, लोग करते हैं फॉलो, लेकिन इतना ज़्यादा आप रेगुलेट करते हो हर जगह कुकू कुकू करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंप्लीफाई करिए और यहाँ पे सुपरविज़न पे थोड़ा फोकस करिए, थोड़ा डिस्क्रिशन भी दीजिए। अब कई अधिकारी मान लीजिए ईमानदार हैं, अब उनको भी यहाँ पे अपना वो नहीं कर पाते हैं कि भैया उनको प्रोसेस से चलना पड़ेगा, पूरे सिस्टम से चलना पड़ेगा, तो अपने डिस्क्रिशन का यूज़ नहीं कर पाते हैं ये। ठीक है, यानी इतना ज़्यादा आपने यहाँ पे बाध्य कर दिया है कि अगर कोई चाहे भी तो भी जो है यहाँ पे ठीक वहाँ पे अपना डिस्क्रिशन का यूज़ करके नहीं निर्णय ले सकता है। ये सारी चीज़ तो थोड़ा बहुत उसको जो है डिस्क्रिशन वाली भी दिया जाए, लेकिन ये भी है कि भैया ट्रांसपेरेंसी भी रखी जाए कि कोई चीज़ ऐसी अगर हुई है तो ट्रांसपेरेंट रहे, वो पब्लिक के सामने आए, अकाउंटेबिलिटी भी वहाँ मेंटेन रहे। ये सारी बातें यहाँ पे करने की कोशिश करी गई है प्रक्रिया सुधार में। अब देखिए ये वाले पॉइंट अगर आप पढ़ेंगे यहाँ पे तो इससे आपको मेंस के आंसर राइटिंग में लिखने में काफ़ी आसानी मिलेगी। और ये जो नियामकीय राहत एक उपचार है, कोई ये स्थायी यहाँ पे उपाय नहीं है। मतलब जो भी आपको वित्तीय संकट आता है तो उस टाइम जो भी यहाँ पे मान लीजिए अगर कुछ गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिली है तो वो हमेशा नहीं जारी रहनी चाहिए। ठीक है, 2008 के बाद वो जारी रख दी थी तो उससे कई लोगों ने फ़ायदा उठाया था। ये है इसका कुल मिला के मतलब। तो जो लोग कर्ज जो ले रहे थे उनको थोड़ी बहुत यहाँ पे जो राहत दी गई है वो बाद में आप मतलब हटाइए। ठीक है, और इसी क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि देखिए आर्थिक सुधार के बाद राहत सहायता लंबे समय तक जारी रहती है, जिससे अर्थव्यवस्था पर बहुत निगेटिव इफेक्ट पड़ जाता है। और बैंकों ने भी अपने बही खातों को दुरुस्त करने के लिए इसका प्रयोग किया और कर्ज इतना सारा कर्ज बांट दिया जो है दिखाने के लिए, ज़्यादा लपर लपर कर दिया इतना कि भैया जो है अर्थ इतना ज़्यादा एनपीए बढ़ गया है। देख रहे हैं आप, एनपीए फिर भी घटा है पहले से, चलिए 7.49% हो गया है, लेकिन इसको और यहाँ पे सुधारने की जरूरत है। तो राहत सहायता क्या है, एक तात्कालिक उपचार है, इसको हमेशा के लिए नहीं जारी रखा जा सकता है। और इसीलिए बोला है कि भैया यहाँ पे आपको जैसे ही आप यहाँ पे अपनी जो आपने हेल्प दी थी, अगर आप जैसे ही वापस लेंगे तो तुरंत आप यहाँ पे एसेट क्वालिटी का रिव्यू करिए। ठीक है, और कर्ज की वसूली के लिए कानूनी और संरचना को मजबूत करिए। मतलब जो एनपीए है उसको वसूलो ठीक से, जो ना दे उसको पे लो ठीक से। और इनोवेशन पे आप यहाँ पे ज़्यादा फोकस करिए। टॉप 50 में हम आ चुके हैं, 48 नंबर पे हम आ चुके हैं। और यहाँ पे हमको यहाँ पे जो मैंने बताया था आपको कि कह रहे हैं कि बिजनेस सेक्टर वालों को थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है आरएनडी में, और यहाँ पे जो उन लोगों को ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। ठीक, ये सब वही पॉइंट हैं, ये दोबारा यहाँ पे आ गए हैं, थोड़ा आपका रिवीजन टाइप का हो रहा है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। फिर ये कि जो जय हो पीएमजे यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसने जिसने अपनाई थी उसमें वहाँ पे बढ़िया इफेक्ट हुए, जिसने नहीं अपनाई थी तो उसका नहीं अच्छा इफेक्ट हो पाया। सारे हेल्थ इफेक्ट यहाँ पे बताए गए। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यहाँ पे डिक्लाइन हो गया। हेल्थ इंश्योरेंस जो है बढ़ गया जिन स्टेट में अपनाई गई थी। और जितने भी यहाँ मॉडर्न मेथड हैं, कॉन्ट्रासेप्शन, फीमेल स्टेलाइजेशन, ये सारी चीज़ें बढ़ गई। तो मतलब कुल मिला के फ़ायदा हो गया। इसीलिए जो ऐसी स्कीम होती हैं उसको अपनाना चाहिए। वेस्ट बंगाल जो है ज़्यादा साड़ा बन रहा था, इसीलिए वहाँ पे ये पैरामीटर ये कह रहे हैं कि नहीं हो पाया। तो मतलब कि मिर्ज़ापुर में रहना है तो कालीन भैया से पंगा ना लें, वरना खरगोश बना दिए जाओगे। मिर्ज़ापुर है इंडिया की गवर्नमेंट, कालीन भैया मिर्ज़ापुर है इंडिया और कालीन भैया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। खरगोश इस समय कौन बन गए, वेस्ट बंगाल। खैर ये कोई पर्सनल कमेंट नहीं है, नॉर्मल सब ये फनी टाइप का है, आप थोड़ा सा ध्यान रखें। किसी अदरवाइज वे में लेने की ज़रूरत नहीं है इसको, और ना ही कहीं क्लेम करने की ज़रूरत है। बेयर नेसेसिटी इंडेक्स बनाया गया था, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये। इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 ने दिया है बेयर नेसेसिटी इंडेक्स। ठीक है, ये किस पे बनाया जाएगा, पहली बात तो रूरल एरिया के लिए होगा, अर्बन एरिया के लिए होगा और ऑल इंडिया लेवल के लिए होगा। ठीक, 5 डायमेंशन होंगे यहाँ पे। कौन कौन से 5 डायमेंशन, सैनिटेशन हो गया आपका यानी कि स्वच्छता। ठीक है, दूसरा आपका वाटर हो गया यानी कि जल। तीसरा आपका हाउसिंग हो गया यानी कि आवास। चौथा आपका क्या हो गया, आपका माइक्रो इन्वायरमेंट हो गया यानी कि सूक्ष्म पर्यावरण। और पांचवा हो गया आपका क्या हो गया, ये अदर फैसिलिटी यानी कि अन्य सुविधाएं। तो बीएनआई में कितने यहाँ पे डायमेंशन है, ध्यान रखेंगे कि नहीं, कितनी डायमेंशन है बीएनआई में। बीएनआई में 5 डायमेंशन है, इसका नंबर याद रख लो भैया।
और कितने इंडिकेटर हैं? 26 इंडिकेटर हैं। रूरल और जो है अर्बन और ऑल इंडिया तीनों के लिए आएगा। अब बाकी इसमें देख लो किसने बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। केरल, केरल, पंजाब, हरियाणा, गुजरात ने बढ़िया टॉप किया है। ये देखो केरल, पंजाब, हरियाणा, गुजरात ने शीर्ष पर हैं ये लोग। और जो आपके ईस्टर्न इंडिया स्टेट हैं, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, इनको यहाँ पे सबसे लोवेस्ट पोजीशन मिली है। ठीक है। और जिसने बढ़िया इम्प्रूवमेंट किया है वो क्या है? उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। बेयर नेसेसिटी इंडेक्स मतलब क्या है कि जीने के लिए मिनिमम मूलभूत सुविधाएं। ठीक है। अभी बताया भी था मैंने आपको 2000 स्टार्टिंग में 2012 में जो थी 2018 में काफ़ी बढ़ गई थी। वो मैं दिखाया था ना जो ग्राफ, पीला पीला ज़्यादा बढ़ गया था और हरा हरा वाला भी कुछ कुछ आने लगा था, मतलब बेस्ट होने लगा था। ठीक। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे देखिए, अब ये सब बताया गया है कि 2012 के मुकाबले 2018 में देश के सभी राज्यों में बुनियादी आवश्यकताओं तक लोगों की पहुंच में पर्याप्त सुधार किया गया है, दर्ज किया गया है। ठीक। हाईएस्ट मैंने बता दिया, इम्प्रूवमेंट पांचों में डायमेंशन में हुआ है। इंटर स्टेट जो डिस्पैरिटी है वो घटी है। ठीक है। ये देखिए देश के सभी राज्यों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में असमानता कम हुई है, क्योंकि 2012 से 2018 के दौरान जितने भी पिछड़े राज्य थे उन वो थोड़ा सुधर रहे हैं, वो उनको लाभ मिला है काफ़ी सारी। अच्छा ये पूछ सकते हैं मान लीजिए कि भैया बेयर नेसेसिटी इंडेक्स के लिए कौन कौन सी स्कीम यहाँ पे सहायक है? एक हो गया आपका जल जीवन मिशन। ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो ये तीनों जो है स्कीम इकोनॉमिक सर्वे में बताई गई कि ये इन्होंने ये बेयर नेसेसिटी इंडेक्स ये बढ़ाया है सारा जगह का, पूरे इंडिया का। ठीक। ये यहाँ पे फिजिकल जो है डेवलपमेंट बताया आपने कि कैसे इंडिया ने एक कैलिब्रेटेड अपनाई अप्रोच अपनाई है। मतलब कि जो ये अर्थव्यवस्था महामारी के असर से अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए एक विशिष्ट और उपयुक्त दृष्टिकोण अपनाया। ठीक है। एक्सपेंडिचर हमने खूब किया है यहाँ पे, और जिससे कि ओवरऑल डिमांड बढ़ी। कैपिटल स्पेंडिंग हमने बहुत करी, एसेट का निर्माण किया बहुत सारे। ये सब मैं शुरू में ही बता चुका था, आपने देखा है वही सारी चीज़ें आ रही। मंथली जीएसटी हमारा कलेक्शन बढ़ता गया है। और ये यहाँ पे वैसे दिसंबर लिखा है लेकिन जनवरी में उससे भी ज़्यादा हो गया था, 1.2 लाख करोड़। ये ध्यान रखिएगा, ये अभी तक का हाईएस्ट है। रिफॉर्म हमने किए टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में, ये सारी चीज़ें हैं। फिर ये नेट प्राइवेट ट्रांसफ़र जो है ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 35.8 बिलियन डॉलर हो गया पहले जो है हाफ में। और ये हालांकि डिक्लाइन जरूर हुआ 6.3% से, लेकिन अगर एंड सितंबर 2020 के एंड में देखेंगे आप, एक्सटर्नल डेट जो है हमारा कितना था? 556.2 बिलियन डॉलर। ये सारा मैं बता चुका हूँ इंडिया का गवर्नमेंट डेट कितना है, एक्सटर्नल डेट कितना है, पब्लिक डेट कितना है, प्राइवेट, सब याद है ना। तो इसमें अगर आप देखेंगे एक्सटर्नल डेट जो है इंडिया का 2 बिलियन डॉलर यहाँ पे घटा था। ठीक है। और ये कितना है? ये 556.2 बिलियन डॉलर। हमारा एक्सटर्नल डेट काफ़ी कम। अब बाकी ये सब वही बोल बच्चन टाइप की चीज़ें हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं बताता जा रहा हूँ आपको, वो देख लीजिएगा आप। देखिए आरबीआई का अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन में कुछ आरबीआई के लिए पूछे जाए कि भैया क्या क्या जो है स्टेप लिए गए थे, कैसे कैसे कुल मिला के मतलब एक्सपोर्ट कैसे प्रमोट कर सकते हैं, तो क्या इनिशिएटिव लिए गए आपको जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर मान लीजिए इसमें मेंस में पूछ लिया कि एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, तो उपाय कोई आप अपनी तरफ से नहीं बता दोगे कि भैया हमारे मोहल्ले की में एक जो है मुर्गी का कारखाना है, आप वहाँ से मुर्गियों को उठा के बाहर एक्सपोर्ट कर दो, वो सब नहीं। जो यहाँ पे बताया गया ये सारी चीज़ें आपको बतानी है कि क्या सरकार लाई है। पीएलआई स्कीम लाई है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव 10 सेक्टर 1.46 लाख करोड़ इकट्ठा होना चाहिए बिल्कुल। आप जो है ड्यूटी और टैक्सेस जो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट पे होते हैं उनको थोड़ा सा कम कर दीजिए। ठीक है। और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर दीजिए, डिजिटल इनिशिएटिव पे फोकस करिए। तो ये तीन क्या हुए? ये आपके मेंस के कीवर्ड हुए। और ये प्री में भी पूछे जा सकते हैं कि मान लो यही तीन दे दिए, ये ऑप्शन चौथा कर दिया ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है। ये सर कह रहे हैं कि भैया जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो अकोमोडेटिव हुई है, रेपो रेट कट कर दिया गया है और सिस्टमेटिक लिक्विडिटी यहाँ पे जो है बना के रखी गई है। आरबीआई ने कई सारे मेजर लिए हैं बीच बीच में, कई सारे अनकन्वेंशनल ओपन मार्केट ऑपरेशन हो चाहे करने की बात हो, लॉन्ग टर्म रेपो जो है ऑपरेशन करने की बात हो, आपके टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो, ये सारी चीज़ों पे यहाँ पे आरबीआई ने फोकस किया है। ग्रॉस एनपीए यहाँ पे घट गया है 7.49% तक। ठीक है। अच्छा ये ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? एक लेमन वाली भाषा में समझिए आप। तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, एक्चुअली आरबीआई क्या होता है कि आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, रिसेशन को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी अपनाती है ये। ठीक समझिए आप बात क्या है
कि मान लीजिए जो है अगर जो है इन्फ्लेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन अगर आपका चल रहा है, ठीक है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो ये आरबीआई क्या करने लगती है, ये यहाँ पे सिक्योरिटी को, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती हैं उनको बेचने लगती है। जब वो बेचने लगेगी तो जिनके पास जो लोग खरीदेंगे, मतलब कि लिक्विडिटी आरबीआई के पास आ जाएगी, पैसा आरबीआई के पास आ जाएगा कि नहीं, मतलब इन्होंने बॉन्ड बॉन्ड मान लो बेचना चालू कर दिया, अब मार्केट में बॉन्ड बेचे, तो बॉन्ड अगर लोगों ने खरीदे, तो लोगों ने जब खरीदे बॉन्ड तो पैसा दे दिया आरबीआई को, समझ रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि लिक्विडिटी थोड़ी कम हुई और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। जब मान लिया रिसेशन आ गया कि पैसा है ही नहीं मार्केट में, लिक्विडिटी है ही नहीं, तो इसने क्या किया, इसने बॉन्ड यहाँ पे मार्केट से खरीदना चालू कर दिया। समझ रहे हैं कि इन लोगों के पास बॉन्ड था, अब इन लोगों से आरबीआई ने बॉन्ड खरीदना चालू कर दिया, तो जब आरबीआई ने बॉन्ड लेना चालू कर दिया तो यानी कि पैसा देना चालू किया, कोई फ्री में थोड़ी ना देगा, तो जब पैसा देना चालू कर दिया तो लिक्विडिटी आ गई। ये होता है, सिंपल भाषा में समझाया मैंने। बाकी रिकवरी रेट यहाँ पे करिए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की सबसे ज़्यादा रिकवरी किससे हुई है, ये इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोर्ट से 45% हुई है, ठीक है। सेंसेक्स ये बढ़ गया था 15 फरवरी को, लेकिन ये डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, तो बार बार बढ़ता रहता है, ये बार बार कुकू करता है, उसके बाद और बढ़ गया था ये। फूड इन्फ्लेशन पूरे इन्फ्लेशन को बढ़ा रहा है। देखिए एक्चुअली आरबीआई का क्या है, एक उर्जित पटेल की कमेटी आई थी, आपको याद होगा, उसमें आरबीआई को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, 4% रहना चाहिए इन्फ्लेशन, उनका ये कहना था, ±2% हो सकता है, यानी कि 2% से लेकर 6% तक ये रह सकता है। अब बीच में क्या हुआ, 6% से ज़्यादा चला गया, तो इन लोग को इसलिए चिंता सताने लगी, और इसमें बताया गया कि भैया फूड इन्फ्लेशन ओवरऑल इन्फ्लेशन को यहाँ पे ज़्यादा कर रहा है, तो इसलिए इसका वेट थोड़ा सा कम करो, और दूसरी बात है बेस ईयर 2011-12 से शिफ्ट कर दो। हम लोग अगले मतलब 10 साल हो गए यार, अब इसको करो। तो भैया कैसे जो है फूड यहाँ पे स्टेबलाइज किया गया, तो उसके लिए क्या क्या स्टेप लिए गए थे ये भी देखिए। एक्सपोर्ट को बैन कर दिया गया था, और स्टॉक लिमिट लगा दी गई थी ओनियन पे, और रिस्ट्रिक्शन कर दिया गया था इम्पोर्ट जो हम कर रहे थे दालों के। अब ये वाला चीज़ें एग्जाम में आ सकता है कि भोजन मद की कीमतों को स्थिर करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए थे, तो ये 3 कदम उठाए गए थे, ठीक। फिर ये सब बताया गया कि भैया जब कोविड में अनिश्चितता थी तो लोगों ने गोल्ड लोन में जिनने इन्वेस्ट किया था उनको फ़ायदा हुआ, खूब इन्वेस्ट किया लोगों ने दबा के, तो इससे काफ़ी जो है प्राइस बढ़ गए थे। आपने देखा होगा गोल्ड 50,000 के ऊपर चला गया था। बजट में भी गोल्ड में कुछ स्टेप लिए गए हैं, बजट वाला देख लिएगा, सब बताया है मैंने। फिर कह रहे हैं कि हमारा बहुत ज़्यादा जो है एडिबल ऑयल जो होते हैं हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो ये हमारा ज़्यादा डिपेंडेंस सही नहीं है, हमको अपने आप को आत्मनिर्भर करना पड़ेगा, ये सारी, क्योंकि बार बार इंपोर्ट करते हैं, अब कहीं मार्केट के प्राइस बढ़ गए तो हमको जो है हमारी कीमतों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हो जाता है, इसीलिए, ठीक। फिर यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई गई कि भैया इन्वायरमेंट में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमको अचीव करने हैं, क्लाइमेट चेंज कंट्रोल करना है, वो सब कैसे, हम क्या क्या हमने लिए हैं। इंडिया ने कई सारे प्रोएक्टिव स्टेप लिए हैं ताकि जो एसडीजी हैं वो हमारी पॉलिसी में उतर पाएँ, और हम 2030 तक हमारे जो एसडीजी हैं टारगेट, जो इंडिया के नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस हम करना है हमको, वो सारे अचीव किए जा सकें। एक वॉलंटरी नेशनल रिव्यू यहाँ पे किया गया है, ये प्रेजेंट किया गया यूनाइटेड नेशन की हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम को, ठीक है। और एसडीजी का लोकलाइजेशन कर दिया गया, मतलब एसडीजी तो अब बोला गया इंडिया को पूरा, तो उसको लोकलाइज कर दिया गया कि जब पूरे इंडिया को जो टारगेट अचीव करने हैं तो उनको छोटी छोटी जगह में बता दिया कि तुम ये सारे कंपोनेंट कर लो तो हम अपने आप को कर लेंगे। समझ रहे बात आपकी नहीं। मान लीजिए एक यहाँ पे कोई एक क्लास है, अब उसमें बोला जाए कि यहाँ पे 40 लोग हैं, तो 40 लोगों को फर्स्ट लाना है, 40 लोग के 60% नंबर लाने हैं, तो वही एसडीजी के टारगेट दिए गए। 40 लोगों से आपसे बोल दिया गया कि सबको इंडिविजुअल टारगेट दे दिया गया कि तुमको ये करना है, तुम तब तुम्हारे फर्स्ट आ जाओगे, तुम्हारे इतने आने चाहिए, तुम्हारे इतने आने चाहिए, तो लोकलाइजेशन कर दिया, जिससे अगर सब अपने अपने टारगेट पे ध्यान देंगे तो अच्छे से जल्दी कवर हो जाएगा एसडीजी के जितने टारगेट हैं। कई सारे स्टेट ने इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बना लिए हैं और इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से एसडीजी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। नोडल यहाँ पे जो है कई सारे मैकेनिज्म बना ली गई हैं डिपार्टमेंट में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा यहाँ पे डेवलपमेंट की जो स्ट्रेटजी थी कोविड में वो हमारा बना रहा। एक NAPCC मनमोहन सिंह जी के टाइम पे आया था, ये 2008 में, इसके अंडर में 8 मिशन है। सहवाग इज़ ए हाई क्लास प्लेयर, इसकी ट्रिक बताई थी, याद है किसी को? पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो याद होगी आपको, ठीक है। तो वो वाले सारे ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब देखिए ये है कीवर्ड, आप लोग पूछते रहते हैं मेंस के लिए कीवर्ड क्या होता है, ये है। तो इसमें क्या ऑब्जेक्टिव हमारा, एडेप्टेशन, मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस, ये सारे टर्म आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं क्लाइमेट रिस्क के लिए, ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक।
ये इंडिया के जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन से बताया कि भैया फाइनेंस क्रिटिकल, पैसा नहीं दोगे तो मुंह बोल दे चाहे जो भी बोलते रहो, पैसा देना पड़ेगा, इसलिए फाइनेंस यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे जो ये अभी नहीं हो पाया क्योंकि 2022 तक $100 बिलियन के जो जॉइंटली यहाँ पे कई सारे क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए करना था वो नहीं हो पाया, कोविड आ गया। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि विकसित देशों की ओर से जो जलवायु वित्त पोषण के लिए वर्ष 2020 तक एक वर्ष में 100 बिलियन, 100 मतलब अरब अमेरिकी डॉलर की धनराशि को संयुक्त रूप से प्रदान किया जाना अभी भी सपना बना हुआ है। तो ये अब डेवलप कंट्री क्यों देंगे, वो भी तो जो है इसी में है, वो कौन सा बचे हुए हैं। फिर भी खैर जो भी चीज़ें हुई हैं और धीरे धीरे हम लोग अपने प्रयास कर रहे हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने 2 इनिशिएटिव चालू किए, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में। पहला इनिशिएटिव क्या है, वर्ल्ड सोलर बैंक। दूसरा इनिशिएटिव क्या है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव। अच्छा, आईएसए का जो हेड ऑफिस है वो गुड़गांव में ही है। इनका कॉन्सेप्ट ये था कि जो जैसे ये पृथ्वी है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.9 डिग्री, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है 23 पॉइंट ये साउथ डिग्री, और इसके बीच में अब देखिए सन से जो रेज आती हैं यहाँ पे जनरली यहाँ पे ज़्यादातर जो है सनलाइट पड़ती है, ठीक है। तो ये सनलाइट वाली कंट्रीज़ हैं, इसके बाहर यहाँ बहुत कम सनलाइट एरिया होता है, ये वाली चीज़। तो ये वाला जो एरिया होता है एक्चुअली टोरिड जोन बोला जाता है, मतलब यहाँ पे जो सनशाइन पड़ेगी वो डायरेक्टली ओवरहेड पड़ेगी। बाकी जो एरिया होंगे वहाँ भी जाएगी लेकिन वो एंगल बना के जाएगी, तो यहाँ पे मैक्सिमम सनलाइट होती है। इन कंट्रीज़ को मिला के गठबंधन किया है, ये इंडिया का ही इनिशिएटिव था इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने, तो वही सब यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी गई है। इन्होंने 2 इनिशिएटिव और ले लिए हैं, वर्ल्ड सोलर बैंक जो है करेंगे, और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव ये भी लिया जाएगा, जिससे कि सोलर एनर्जी को प्रमोट किया जा सके और अनटैप एनर्जी को जल्दी से जल्दी यहाँ पे पॉसिबल बनाया जा सके। तो ये मतलब अनटैप नहीं है, ये हो तो चुकी है, लेकिन उसका सोलर एनर्जी का कुल मिला के प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके, सोलर पावर पे यहाँ पे फोकस किया है। एग्रीकल्चर अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर ने ग्रोथ किया है, वही सब चीज़ें फिर से बता दी हैं। एग्रीकल्चर का जो जीवीए का कंट्रीब्यूशन देखेंगे 17.8% है, और ये बताया था इसमें 2019-20 में, ठीक है। हम लोगों ने देखा था क्या था, सर्विसेज का 54% और वहाँ पे लिखा था जो एग्रीकल्चर का 16%, ठीक है। तो वो 2000 वो जो है 20-21 के लिए था, ये 19-20 के लिए है ये, ठीक है। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में अगर आप देखेंगे यहाँ ये कितना हो चुका है 2018-19 में 16.4%। टोटल फूड प्रोडक्शन भी यहाँ पे जो है 11.4 मिलियन टन ज़्यादा हुआ है 2018-19 से। एग्रीकल्चर का फ्लो यहाँ पे कितना है, 13.5 लाख करोड़ का। बजट में कितना बताया, जल्दी बताइए, 16.5 लाख करोड़। याद है कि नहीं याद है? फिर यहाँ बता रहे हैं केसीसी की जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो 1.5 करोड़ से ज़्यादा डेयरी फार्मर को दिया गया है। और नहीं सॉरी, ये 1.5 करोड़ से ज़्यादा टारगेटेड था। जनवरी 2021 तक 44,000 यहाँ पे केसीसी यहाँ पे सिर्फ इशू किए गए हैं, और टारगेट कितना था, 1.5 करोड़। 2020 में जो यहाँ पे प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर भारत पैकेज था बजट के बाद, उसमें 1.5 करोड़ जो है फार्मर को, डेयरी फार्मर को यहाँ पे टारगेट है कि किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया जाएगा, ठीक। ये सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे बताया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना करीबन 5.5 करोड़ फार्मर को यहाँ पे कवर कर रहा है, और 90,000 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पे पेड कर दिया गया है, और 70 लाख जो है यहाँ पे किसान यहाँ पे बेनिफिट हुए हैं, और डायरेक्टली 18,000 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पे 9 करोड़ फार्मर फैमिली को यहाँ पे दिया गया है। ये सारी चीज़, फिश टाइम जो है ऑल टाइम प्रोडक्शन हाई में पहुँच गया है। फिश जो प्रोडक्शन है अभी तक के हाईएस्ट प्रोडक्शन में पहुँच गया है, 14.6 मिलियन मेट्रिक टन। ये आप याद रख लीजिएगा, डेटा है थोड़ा सा, ठीक है। और अगर आप देखेंगे इसमें ये जो फिशरीज सेक्टर है, इसका जीवीए में कंट्रीब्यूशन कितना हो गया है, 2,12,915 करोड़ का हो गया है टोटल। यानी कि ये जो टोटल जीवीए है उसमें फिशरीज का कितना कंट्रीब्यूशन हो गया, 1.2%। और एग्रीकल्चर में कितना है, 7.28%। मतलब कि ये जो मछली उत्पादन होता है, ये आपका फिशरीज सेक्टर है, ये पूरी इंडिया की जीडीपी, वैसे बोल सकते हैं जीवीए थोड़ा अलग टर्म है, यहाँ पे जीवीए में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 1.24%, और टोटल एग्रीकल्चर में 7.28%। ये थोड़ा याद रखने की जरूरत। फिर यहाँ पे बताया गया फूड प्रोसेसिंग सेक्टर भी जो है यहाँ पे करीबन 10% से ग्रो कर रहा है, और ये सारी चीज़ों पे फोकस करने की और ज़रूरत है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 80.96 करोड़ बेनिफिशरी को यहाँ पे अनाज दिया गया था, फूड ग्रेन दिया गया था। और आत्मनिर्भर पैकेज में अगर आप देखेंगे
5 किलो जो है पर पर्सन पर मंथ 4 महीने तक दिया गया, मई से लेकर अगस्त तक 8 करोड़ माइग्रेंट को। ठीक है, तो जिससे 3,109 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्चा हो गया, सब्सिडी दे दी गई। ठीक, फिर बताया कि भैया कई सारे जो इंडिकेटर्स हैं वो ये बताते हैं कि जो सर्विस सेक्टर है ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 16% से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है H1 यानी कि हाफ वन यानी कि शुरू के 6 महीनों में। ठीक है, क्योंकि कई सारा जब को लॉकडाउन ही लगा दिया था तो सब कुछ वहाँ पे होना ही था, चाहे वो सर्विस परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स हो, रेल फ्रेट ट्रैफिक हो, पोर्ट ट्रैफिक हो, सारी चीज़ें यहाँ हमने दर्शाया कि सब जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ, लेकिन फिर वो भी वी शेप रिकवरी करेगा। सर्विस सेक्टर 54% कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के जीवीए में। ठीक है, और जितना भी एफडीआई इनफ्लो आता है इंडिया में उसका 4/5 सर्विस से ही आता है। मतलब सबसे ज़्यादा जो एफडीआई आता है कहाँ से आता है? सर्विस से आता है। मैं फैक्ट बता चुका हूँ, पहले याद होगा आपको। ठीक है, और टोटल जो हमारा एक्सपोर्ट होता है उसका 48% तो सर्विस से ही एक्सपोर्ट हो जाता है। समझ रहे बात आप? ये भैया ये फैक्ट याद रखिएगा, समझ, ठीक है। सर्विस सेक्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। टोटल इंडिया की जो जीडीपी है उसमें 54% से 50% ज़्यादा, मतलब आधी ज़्यादा तो सर्विस ही घुसी हुई है। टोटल हमारा जो एक्सपोर्ट है इंडिया का उसमें 48% सर्विसेज का है। ठीक, टोटल जो हमारा एफडीआई आता है सबसे ज़्यादा सर्विस में आता है, ये तीनों याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम ये फैक्ट है। शिपिंग अराउंड टाइम यहाँ पे आधा हो गया है। एक स्टार्टअप यहाँ पे अब टोटल 38 हो गए हैं, मैंने शुरू में बोला था 34 के आसपास, 38 हो गए हैं यूनिकॉर्न। ठीक, और यहाँ पे पिछले साल 12 स्टार्टअप यहाँ पे यूनिकॉर्न की कैटेगरी में आ गए हैं। यूनिकॉर्न का क्या मतलब होता है कि भैया जो स्टार्टअप है जो $1 बिलियन से ज़्यादा वैल्यूएशन हो उसकी, मतलब कि भैया इनकी टोटल जो वैल्यूएशन है $1 बिलियन से, यानी कि समझ रहे हो आप 72,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा करीबन। ठीक है, तो इंडिया में ऐसे 38 हैं। इंडिया के स्पेस सेक्टर में भी काफ़ी जो है यहाँ पे बढ़ोतरी देखी गई है, और $1.8 बिलियन यहाँ पे स्पेंड हुआ है। स्पेस प्रोग्राम जो 2019-20 में थे, स्पेस सिस्टम जो है अच्छा खासा, यहाँ पे कई सारे पॉलिसी रिफॉर्म लाए जा सकते हैं, लाए जा रहे हैं। प्राइवेट प्लेयर को यहाँ पे इंगेज किया जा रहा है, खूब सारा इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ बताया कि भैया जो सोशल सेक्टर का एक्सपेंडिचर है एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी ये बढ़ाया गया है। इंडिया की रैंक अगर आप देखेंगे एचडीआई में, ये अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, मैं इंग्लिश वाले पे फोकस कर रहा हूँ, आप यहाँ पे पिक ले सकते हैं। एचडीआई में जो इंडिया की रैंक थी 2019 में, ये 131 है 189 कंट्री में, ये याद रखिएगा। इंडिया की जीएनआई पर कैपिटा अगर आप देखेंगे 2017 पीपीपी के इसमें, तो हमारी बढ़ के कितनी हो गई है 2019 में डॉलर के टर्म्स में हो गई है 6,681 जो है डॉलर। ठीक, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है हमारी, और ये कितनी हो गई 69.7 ईयर, मतलब जो इंडिया में पैदा होता है करीबन 70 साल जीता है, औरतों की ज़्यादा है। ठीक है, क्यों ज़्यादा है ये आप ही समझ लो। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि भैया ऑनलाइन लर्निंग और रिमोट वर्किंग खूब जो है यहाँ पे प्रमोट, मतलब इसकी वजह से खूब सारा डेटा नेटवर्क हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ों में जो है यहाँ पे इसका बढ़ा है, मतलब कुल मिला के इम्पोर्टेंस बढ़ा है ये। ठीक है, यहाँ पे जो है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो है उससे कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट मिला है, और लेबर कोड को हम लोगों ने 4 बना दिया है 29 से, लेकिन अभी भी लो लेवल ऑफ फीमेल LFPR है, लो लेवल ऑफ फॉर ये जो है फीमेल का पार्टिसिपेशन है। फिर कह रहे हैं कि फीमेल का यहाँ पे ज़्यादा टाइम, यहाँ पे जो अनपेड डोमेस्टिक सर्विसेज होती हैं, जो हाउस वाइफ होती हैं, एक्चुअली वो भी काम तो करती ही हैं, तो उनका वहाँ पे कोई ऐसा मेहनताना नहीं मिलता है, तो फीमेल का टाइम वहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे मतलब मेल की कंपैरिजन में फीमेल का टाइम ज़्यादा यहाँ पे वेस्ट होता है, ये है। ठीक, टाइम मतलब इनको ज़्यादा देना पड़ता है। ठीक, तो कह रहे हैं कि भैया जो महिला कर्मचारियों के साथ यहाँ पे भेदभाव होता है वो आपको कम करने पे ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, और इक्वल पे मिलना चाहिए अगर इक्वल यहाँ पे काम हो रहा है तो, ये सारी चीज़। फिर और भी चीज़ें बताई कि नरेगा के तहत मजदूरी जो है 20 रुपये बढ़ा दी गई, और कैश ट्रांसफ़र भी किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज जो था 1,000 रुपये तक दिए गए हैं जो ओल्ड एज वाले लोग हैं। ठीक है, और जनधन योजना के तहत भी यहाँ पे दिए गए, जो यहाँ पे वुमेन बेनिफिशरी हैं उनको 500 रुपये दिए गए हैं 3 महीनों के लिए, जिससे करीबन 20 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्चा हुआ। गैस सिलेंडर यहाँ पे फ्री डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं 8 करोड़ तक, और बजट में ये सब चीज़ें बताई हैं फिर से कि भैया कितना टारगेट और बढ़ा दिया। कोलेट्रल फ्री यहाँ पे लोन दिया गया है, करीबन 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख लोगों को दिया गया है यहाँ पे। ठीक है,
नहीं, लोन जो है 10 लाख मिलता था, 20 लाख रुपए का लोन दिया गया है 63 लाख वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को। जो वेजेस होती थी मनरेगा के अंडर में वो 20 रुपये बढ़ा दी गई हैं। तो इस तरह से यहाँ पे कोविड के खिलाफ हमने लड़ाई की, ये सारी चीज़ें बताई हैं। बाकी फिर वही ओवरऑल समरी है कि 4 पिलर की हमारी स्ट्रेटेजी थी: कंटेनमेंट, फिजिकल, फाइनेंशियल, लॉन्ग टर्म रिफॉर्म। और ये सारा मैं बता चुका हूँ आपको। अब एक बार इसको मैं ऐसे करता जा रहा हूँ। ये सारे पॉइंट एक्चुअली वी शेप्ड रिकवरी में आ सकते हैं कि कैसे कैसे पता चला कि वी शेप्ड रिकवरी हो रही है। तो भैया जो है स्टार्टिंग जुलाई से देखा कि हम लोग वी शेप्ड रिकवरी यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं इंडिया का। अगर आप देख, जैसे ई वे बिल जो है जनरेट होने लगे, रेल फ्राइट बढ़ने लगा, जीएसटी कलेक्शन बढ़ने लगा, पावर कंजम्पशन जो है पहले के लेवल पे पहुंच गया बल्कि उससे ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, इंटर स्टेट और इंटर स्टेट मूवमेंट बढ़ने लगा, जीएसटी कलेक्शन हमारे बढ़ने लगे, और जो है एकदम से कॉमर्शियल पेपर जो इश्यूएंस बढ़ने लगा, यील्ड बढ़ने, ये यील्ड जो है ईज होने लगी, घटने लगी यहाँ पे। इन सब से पता चला कि भैया जो है वी शेप्ड रिकवरी आ रही है। ये सारी चीज़ें हैं ये, ठीक है। बाकी सब मैं बता चुका हूँ आपको, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसी को दोबारा यहाँ समराइज करके किया लिखा गया है, ठीक है। ये आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, सब बता चुका हूँ मैं ऑलमोस्ट। ये एक एनएसओ का डेटा आता है, उसका यहाँ पे देखा था पीआईबी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा लगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन एक बार फिर भी देख सकते हैं। इसमें जीवीए का पूरा बताया गया है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन का। और इसमें अगर आप देखेंगे, ये प्राइमरी सेक्टर हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, टर्सरी। तो इसमें देखिए प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बताया गया है ये जीवीए में, ठीक है। टर्सरी हो गया 55%, और ये देखिए प्राइमरी सेक्टर का ग्रोथ कितना है, 3.3%। ये जीवीए का ग्रोथ है, ठीक है। ये आपका सेकेंडरी का -1.2 और 7.2, ये 2019-20 का, ठीक। तो अगर आप देखें तो टोटल जो, अगर ये पूछ दिया जाए भैया ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर कौन है, नॉन फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है जितने भी, ठीक है। ये एक टेबल बनाई है मैंने, इससे आप और थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से क्या है। नॉमिनल जीडीपी 2018-19 में कितनी थी, 188 लाख करोड़। 2019-20 में 203 लाख करोड़ हो गई। नॉमिनल जीडीपी कितना ग्रोथ था 2018-19 में, 10.5%। 2019-20 में 7.8%। और आपका जो है कितना अभी 2020-21 में हो जाएगा वो मैं बता चुका हूँ। रियल जीडीपी आप देख सकते हैं, टोटल वैल्यू लिखी है। रियल जीडीपी आपकी जो है ये 2018-19 में 6.5% ग्रोथ हुई, 2019-20 में 4%, ठीक। वही यहाँ पे जीवीए वाला लिखा है। अब एक बार देख सकते हैं, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये। पर कैपिटा इनकम यहाँ पे लिखी हुई है, 2018-19 में 1,25,000 थी, 19-20 में 1,34,000 हो गई, ठीक है। ये इस तरह से है। अच्छा, इसमें ये भी पूछ सकते हैं कई बार प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या होता है। देखिए इसमें कई सारे आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाते हैं। प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या कौन कौन से सेक्टर आते हैं, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, क्वेरिंग, ये पीआईबी का डेटा है। क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई और अदर यूटिलिटी सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन। टर्सरी सेक्टर में सर्विसेज हो गए। पीआईबी में अगर आप देखें, एक चीज़ ये मैंने ऑब्जर्व करी कि ये लोग हिंदी जो है नहीं ठीक से लिख पाते हैं, मतलब हिंदी ट्रांसलेशन गूगल वाला कर देते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा गया है, इंडिया अडॉप्टेड ए 4 पिलर स्ट्रेटेजी ऑफ कंटेनमेंट, फिजिकल, फाइनेंशियल और लॉन्ग टर्म, ठीक। तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, 4 आयामों वाली रणनीति। नियंत्रण तो चलो ठीक है, कंटेनमेंट हो गया, वित्तीय आपका हो गया, फाइनेंशियल, फिजिकल कहाँ खा गए, मौद्रिक यहाँ लिखा ही नहीं है। लंबी अवधि के संरचनात्मक सुधार तो चलो लॉन्ग टर्म हो गया, यहाँ पे फिजिकल वाला मौद्रिक खा ही गया टर्म। तो अगर पीआईबी आप हिंदी वाला पढ़ते हैं तो थोड़ा सा इंग्लिश से रेफरेंस लेना जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट, ये वाली चीज़ इकोनॉमिक सर्वे में भी हुई, मैंने कई जगह ऑब्जर्व करी है कि इकोनॉमिक सर्वे में इंग्लिश वाला अगर आप पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा। इसीलिए मैंने ज़्यादातर यहाँ पे चीज़ें इंग्लिश वाले पे समझाने की कोशिश की मैं, लेकिन समझा आपको बिल्कुल नॉर्मल जो भाषा है उसी में समझा रहा हूँ, ठीक है, ताकि कोई समस्या ना हो। अब ये कुछ कुछ पिक्स हैं, एक बार और थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। ठीक ठाक हैं ये पिक्स, और बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हम लोग डेटा तो ये पहले ही नोट कर चुके हैं सारा। खाद्य उत्पादन देखिए 2020-21 में कितना आया, अभी पहला अनुमान आया, अभी तो कई सारे अनुमान आने बाकी हैं। 144 मिलियन टन है। जीडीपी में कितना ग्रोथ है, देखिए 18-19 में 6.1%, और 19-20 में 4.2%, 20-21 में -7.7%, और 21-22 में 11%, ठीक। राजकोषीय घाटा यहाँ से देखने की जरूरत नहीं, वो बजट में ज़्यादा अच्छे से पिक्चर क्लियर है। ये तो 3.5% का टारगेट था उनका, टारगेट कहाँ अचीव हो पाया, वो तो 9.5% पे टहल रहा है। अगले बार भी 6.8 पे होगा, ठीक है। यहाँ पे इसको देखने की जरूरत नहीं है। मुद्रास्फीति जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि घटने की यहाँ पे संभावना दिख रही है।
ये जो है उपभोक्ता वाला, यानी कि होलसेल प्राइस तो चलो ऊपर गया, लेकिन थोक वाला जो है, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है ये ऊपर जा रहा है, और थोक वाला यानी कि होलसेल वाला नीचे आ रहा है। ये सारी चीज़ें इंग्लिश में भी दी हुई हैं। ये आपका करंट अकाउंट, ये पहले हाफ का है ये, ठीक है। अभी अभी तो अप्रैल से सितंबर तक का ही डेटा है ना अभी तो, ठीक है। विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ा है। देखिए एग्रीकल्चर में ग्रोथ हुई है, +3.4% है। ये माइनस में औद्योगिक इंडस्ट्री और सर्विसेज वाला एकदम जो है पीला पड़ा है यहाँ पे। और इंडियन एग्रीकल, ये देखिए वही चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई है, फिजिकल डेफिसिट, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन सीपीआई कमांड बढ़ा है, 6.6 पर गया। तभी तो ये लोगों ने बोला कि भैया फूड का वेटेज कम कर दो और बेस ईयर अपडेट करो, ठीक है। डब्ल्यूपीआई कम जा रहा है डब्ल्यूपीआई से, लेकिन करते ही नहीं है। जो आरबीआई वो सीपीआई को मानती है सिर्फ। करंट अकाउंट बैलेंस है ये, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। और ये देखिए एग्रीकल्चर का ग्रोथ हुआ है, बाकी दोनों का, एग्री इंडस्ट्री और सर्विसेज का कम से कम हुआ, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हुआ है।